तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी 2026 बोर्ड परीक्षा में 90% लाना चाहते हैं? तो आज इस क्लास को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि आज हम वही पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइंस के 80 सवाल जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप कर लिए तो आपका आधा पेपर ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो किस दिशा में लटका रहता है? हमेशा जब आराम की दिशा में लटका होता है तो चुंबक का जो दिशा है उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई क्या होगी? तो यदि किसी भी धारावाही तार के कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई जो है वो विक्षेपित हो जाता है। यह ऑस्टेड के नियम भी कहता है, यदि किसी चालक तार के समीप किसी सुई को रखा जाए और चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो वो विक्षेपित हो जाती है, जो ऑस्टेड के प्रयोग को सिद्ध करता है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। फ्राइडे के बहुत से क्रांति खोज है जिसमें क्या शामिल है? तो फ्राइडे के क्रांतिकारी खोज में पहला जो खोज है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत और विद्युत अपघटन के नियम, ए और बी दोनों। चौथे प्रश्न कह रहा है, विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न पांचवा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न कह रहा, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? तो किसी भी चालक तार के विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ये विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड में। अगले प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। आठवां प्रश्न कह रहा, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो गर्मी बढ़ाने के लिए जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नौवें प्रश्न कह रहा, पीत रस का स्राव किससे होता है? तो हमारे शरीर में पीत रस का स्रावन लिवर यानी यकृत से होती है। 10वें प्रश्न कह रहा, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर जो है से अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य। 11वें नंबर प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग कौन सा? तो मुख गुहा के पिछला भाग ग्रसनी होती है, जिसे हम फेरिंक्स भी कहते हैं। 12वें प्रश्न कहता है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड हटाना क्या कहलाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना रेस्पिरेशन अर्थात निश्वासन कहलाता है। 13वें नंबर प्रश्न कह रहा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होती है, H2O। 14वें नंबर प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ATP के रूप में जाना जाता है, जिसे पूरा नाम एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट भी होता है। 15वें प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादपों में जाइलम जल के वहन करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। 16वें प्रश्न कह रहा, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित क्या पाया जाता है?
तो रक्त में 4 प्रकार पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और रक्त पट्टिका अणु। तो प्लाज्मा दिया हुआ है तो इसमें तीनों पाए जाते हैं, रक्त पट्टिका अणु, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। 17वें नंबर प्रश्न कहता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि यह जल में आयनित हो जाता है। जल में आयनित होने के कारण यह विद्युत का संचालन करता है। 18वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक शक्कर कंद इसमें से नहीं है, बाकी लौंग का तेल, वेनिला ये सब है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 19वें नंबर प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 20वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको जल में डुबा कर रखते हैं? तो जल में डुबाकर फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है क्योंकि श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती तुरंत, तो इसीलिए इसको हमेशा जल में डुबा के रखा जाता है। 21वें नंबर प्रश्न है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि पदार्थ को अधात्री या गैंग कहा जाता है। 22वें नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। 23वें प्रश्न कह रहा, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, जिसमें कॉपर की कुछ मात्रा मिला दी जाती है ताकि वो आसानी से टूटे नहीं, अर्थात उसे मजबूती दे दिया जा सकता है। तो सोने में कॉपर धातु मिलाई जाती है जिससे मजबूती तैयार होता है। 24वें प्रश्न कह रहा है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु होता है, मेटेलॉइड, जो चिप्स, मेमोरी सब बनाने के लिए काम किया जाता है, मेटेलॉइड होता है। 25वें प्रश्न कह रहा, दोहरा परिसंचन तंत्र नहीं पाया जाता। तो दोहरा परिसंचन तंत्र मछली में नहीं पाई जाती, बाकी मेढक, पक्षी और मनुष्यों में पाई जाती है। 26वां प्रश्न कह रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हमारे शरीर में यूरिया यकृत से प्रवेश करती है। 27वें नंबर प्रश्न कहता है, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का पुनर्वशोषण हमारे शरीर में पीसीटी में होता है, पीसीटी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। 28वें नंबर प्रश्न, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? तो शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। 29वें प्रश्न कहता है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो मेरुरज्जु के आघात होने से शरीर को लकवा मारता है। 30वें प्रश्न पे आते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि उसका यकृत अर्थात लीवर होता है, यकृत या लीवर कह सकते हैं। 31वें नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। 32वें प्रश्न कहता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण कौन है? तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण ब्रायोफिलम में होती है, ब्रायोफाइलम। 33वें प्रश्न कह रहा, लेंस की फोकस F और क्षमता P हो तो कौन सा सूत्र होगा? तो हम जानते हैं लेंस की फोकस उसकी क्षमता का व्युत्क्रम होता है, या लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, तो P इंटू F बराबर 1 हो जाएगी, तो P गुने F बराबर 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34वें प्रश्न कह रहा,
कैमरा के कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो कैमरा का जो है से फिल्म वाले भाग जो है से आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है। 35वें प्रश्न पे आते हैं। एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कितनी होती है? तो एक स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूरतम बिंदु अनंत होती है। ऑप्शन सी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होती, जिसके कारण प्रकाश का परिवर्तन या फिर और दूसरी क्रिया नहीं होती है, जिससे वहाँ पे आकाश का रंग जो है से काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 37वां प्रश्न कह रहा है, नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने से कौन सी दोष उत्पन्न होती है? तो नेत्र की स्पंदन क्षमता घट जाने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। 38वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होती है? तो चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होती है ओम। ओम होती है। ऑप्शन ए। 39वें प्रश्न कह रहा, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो एक जूल में 0.23 कैलोरी होती है। एक जूल में 0.23 कैलोरी होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 40वें प्रश्न कह रहा, विद्युत बाल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बाल्ब में फिलामेंट जो है से टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन सी। 41वें प्रश्न कहता है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है। 42वें प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों के प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? परिवार नियोजन के लिए डायफ्राम, कॉन्डोम, कॉपर और लूप, इनमें से सभी एक प्रभावी उपाय है। अगला प्रश्न है 43 में, एटाविज्म का क्या अर्थ है? तो एटाविज्म का अर्थ है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनक में नहीं था, यानी बहुत पूर्वजों पुराने गुणों का आ जाना एटाविज्म कहलाता है। 44वें प्रश्न है, किसी जीव के जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी भी जीव की जीनी संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं। अगले प्रश्न है 45 नंबर, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, इसलिए इसे डार्विनवाद कहा जाता है। 46वें नंबर प्रश्न कहता है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT, जो अति खतरनाक होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, अर्थात शाकाहारी भी कह सकते हैं इसे। 48वें नंबर प्रश्न कहता है, CFC का व्यापक उपयोग क्या है? तो CFC का व्यापक उपयोग जेट इंजनों में भी, रेफ्रिजरेटरों में भी, एयर कंडीशन यानी AC में भी किया जाता है। इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन का सूत्र पहले C4H10 होती है। इसमें समावयवी की संभावना जो है से 2 होती है। समावयवी वे होते हैं जिनकी संरचना तो अलग अलग हो जाते हैं लेकिन सूत्र समान होते हैं, उन्हें समावयवी कहते हैं। तो ब्यूटेन के समावयवी 2 संभव है। 50 कह रहा, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो इसका सूत्र चारों तरफ से बॉन्डेज हाइड्रोजन का तो एक समचतुष्फलकीय आकार बनाता है। ऑप्शन सी। 51वें प्रश्न है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की यौगिकों में कार्बन की संयोजकता C की संख्या है 6, तो 2 और 4 संयोजकता इसकी 4 होती है। अगले प्रश्न है
निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होती है। एल्किन में डबल होती है, एल्काइन में ट्रिपल होती है, एल्केन सिंगल बॉन्ड होती है। तो एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें एकल बंधन पाया जाता है। 53वां प्रश्न कहता है एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एथिलीन का आईयूपीएसी नाम एथीन होता है। एथीन को ही एथिलीन कहते हैं जिसका सूत्र होता है C2H4। 54वां प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कमी क्या थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं मिला था। अगले प्रश्न पे आते हैं 55 नंबर। अष्टक नियम को प्रतिपादित किसके द्वारा दिया गया था? तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। डोब्रेनर ने तिर्यक नियम का प्रतिपादित किया था। लोथरमेयर वक्र नियम का प्रतिपादित किया था। और मेंडलीव जो है से बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर सजाया था तत्वों को। तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था। 56 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? तो सबसे अधिक क्षारीय यौगिक Na2O होती है। संधान प्रश्न कह रहा है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है, ए और बी। 58 प्रश्न कह रहा है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण हमेशा स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा में गमन करती है। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण किस प्रकार के दर्पण होती है? तो अवतल दर्पण जो होती है वो अभिसारी दर्पण होती है। अगला प्रश्न कहता है 60 नंबर कार की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है? तो कारों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 61 नंबर प्रश्न कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कुछ कम हो जाती है। निर्वात में होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कुछ कम हो जाती है। अगले प्रश्न 64 नंबर प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाना दिखाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 65 नंबर प्रश्न करा कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो कल्पकम जो है से भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कैगा है कर्नाटक में। काकरापारा गुजरात में। काकरापारा जो है गुजरात में और कल्पकम तमिलनाडु में। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक। अगले प्रश्न पे आते हैं घरेलू गैस एलपीजी का अवयव क्या है? तो घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होती है। 67वें प्रश्न क्या जा ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा? तो ऊर्जा का दो अनवीकरणीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं 68वें नंबर प्रश्न श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, उपचयन। 69वें प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। अगले प्रश्न पे आते हैं 70 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो टूट के
अनेक यौगिकों का निर्माण करती है। तो इसमें 2KClO3 टूटकर 2 नए यौगिक बना रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 10 प्रश्न और बचा है और ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 71वें प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाई जाती है, टमाटर में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 72 नंबर, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH हॉल्ट। अगले प्रश्न पे आते हैं। 73वें प्रश्न कह रहा है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के दूसरे समूह का सदस्य होता है। 74वें प्रश्न कह रहा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त? तो आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 होती है और क्षैतिज कतारों की संख्या 18 होती है। अगले प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन जल संचयन का प्राचीन विधि नहीं? तो जल संचयन का प्राचीन विधि में कट्टा, डगवेल, इरिस है, कूलह नहीं। अगले प्रश्न 76 नंबर, टिहरी बांध निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो टिहरी बांध निर्माण का बिजली का उत्पादन करना, भूमि का सिंचाई, जल का आपूर्ति, इनमें से सभी। 77 प्रश्न, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा जो है से पुनः उपयोग, पुनःचक्रण और कमी, इनमें से सभी। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन सा? तो नवीकरणीय जिसे रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, कोयला नहीं है, पेट्रोल नहीं है, इनमें वन जो है से नवीकरणीय संसाधन। 79 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होती है। अंतिम प्रश्न है 80 नंबर, पेक्टिक अल्सर हो जाता है। तो पेक्टिक अल्सर बहुत लंबे समय तक भूखे रहने से होता है। तो आज हमने 80 सवालों को पूरा किया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? और अगर अच्छा कंटेंट है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।